कि अब मजीद जो लोग लेट हों वो फिर रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ऑब्वियसली अब इस टाइम पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इंटरनेट की स्टेबिलिटी का इशू है तकरीबन हर तरफ ही। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो से वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, वो फिर रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं। तो डोंट वरी, जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे होंगे, क्लासेस में होंगे, वो भी वैसे ही ट्रीट किए जा रहे होंगे जिस तरह रिकॉर्डिंग वाले किए जा रहे हैं। क्लास के बाद कोई सवाल रह जाए, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद अपने टीचर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लें। वो आपको सारा जो सा चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो दोबारा भी री एक्सप्लेन कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली जी। आज हम जिस चीज़ का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं वो है हमारे CSS की कंपलसरी क्लासेस। कंपलसरी जो से ये आपके 2 महीने में इंशाल्लाह कवर होने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फास्ट ट्रैक आर सिलेबस फ्रॉम टुडे। इसके अंदर जो हमने आपके कोर्स को डिवाइड किया है, जो आपकी अभी क्लासेस चलनी है, इट इंक्लूड्स बेसिकली 8 डिफरेंट डोमेन्स। 4 डोमेन आर रिलेटेड टू योर इंग्लिश एंड ओवरलैपिंग करंट अफेयर, जिसके अंदर आपका इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, इनका आपका जिस तरह की आपको पता है 200 मार्क्स का बेसिक इंग्लिश का पेपर आता है। लेकिन हमने उसके साथ साथ 2 कोर्सेज और ऐड किए हैं जो इस इंग्लिश को आपके लिए बहुत आसान बना देते हैं। वन इज इंग्लिश एक्टिविटी कोर्स एंड सेकंड इज इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, जिसकी अभी आपकी क्लास होने जा रही है। ये टोटल 4 क्लासेज हुए हैं जो आपकी बेसिकली जिनको टारगेट कर रहे हैं, उसमें आपके करंट अफेयर भी आ जाते हैं, पाक अफेयर भी आ जाते हैं, डायरेक्टली जो आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, और दोनों इंग्लिश के सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ यही चीजें आपकी फर्दर जौन सी है आपके ऑप्शनल भी तकरीबन सब में काम आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई स्टूडेंट इन 4 क्लासेस को अच्छी तरह से ग्रेप अप कर लेता है तो वो कभी भी CSS या PMS या कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो कि FIA का भी होता है और बाकी भी जॉब्स के आते हैं, उनके कम से कम जो आपका ये वाला इंग्लिश का पार्ट है उसमें फेल नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जेन में रख लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमने आपको हर चीज साथ साथ डिलीवर करनी है। आपका काम ये है कि जिस पैटर्न के मुताबिक आपकी तैयारी करवाएं मेरे बच्चों, उस पैटर्न के मुताबिक चलते जाना है। कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जो अनएड्रेस्ड हो। फैकल्टी डिटेल आपके सामने है। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की जानिब और फिर हम आएंगे अपने आज के फॉर्मल सेशन की जानिब। अगर आप सिलेबस की बात करें तो योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। आपको मैंने बताया था ना आपके सेमिनार में कि हमारा जो UN का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक बात करता था जो मुझे आज तक याद है कि आपका आधा काम हो जाता है जब अपने काम को आप ऑर्गेनाइज कर लें। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग you should know that what are your milestones, how you are going to achieve these milestones, and how you are going to set your timeline to achieve these milestones. तो आज हमने आपकी टाइमलाइन सेट कर लेनी है कि इन 2 महीनों में 15 मई से लेके 15 जुलाई तक हमारे ये कोर्स कैसे खत्म होने हैं। और इंशाल्लाह लजीज उससे आप हमारा तो ईच एंड एवरी सिंगल मिनट इज प्लान। तो अगर आप उसी पैटर्न के मुताबिक हमारे साथ चल रहे हैं तो अल्लाह के करम से आप भी उसी तरह से उसी टाइमलाइन में अपने इन दोनों कोर्सेज को तैयार समझेंगे। अच्छा, इंग्लिश प्रेसी में 20 मार्क्स का आपका प्रेसी का पार्ट है। ये 20 मार्क्स का प्रेसी के पार्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने कंप्राइज्ड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, प्रिसाइज्ड फॉर्म कह लें, समराइज्ड कह लें, कंप्राइज्ड कह लें, आपने उस फॉर्म में लिखना होता है। बेसिकली इसका रूल क्या है कि अगर पैराग्राफ में 1000 वर्ड है तो आपने उसका 1/3 लिखना है, और वो जो आपने 1/3 लिखना है उसमें आपने उस पैराग्राफ के डायरेक्टली सेंटेंसेस यूज नहीं करने। ये 2 रूल है प्रेस्टी के। इसके साथ साथ तीसरा रूल इसका क्या होता है कि आपने जो उसमें एग्जाम्पल्स हैं उनको जौन सा बीच में से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये 3 रूल वो हैं जिनको फॉलो करके प्रेसी की जाती है। अभी जो आपकी क्लास होने जा रही है फाउंडेशन कोर्स की, ये फाउंडेशन कोर्स डिस्क्रिप्टिव के जितने भी एग्जाम है उसके अंदर इसी तरह काम आता है आपका, जिस पैटर्न पे भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये प्रेसी का बताना था बिकॉज कि आप जब अभी इस पैराग्राफ को देखें तो आपको ये जरूर माइंड में हो कि यू आर गोइंग टू समराइज दीज पैराग्राफ इन योर CSS प्रेसी पेपर ऑल्सो। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके मेन जो काम है उसकी जाने। फिर उसके बाद ये इनडायरेक्टली जो चीजें सारी अप्रोच हो रही है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ये भी उसमें आ रही है। ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो भी उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो सी मैं कल भी आपसे डिस्कस की हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू टारगेट साइमल्टेनियस थिंग इन दिस 2 बेसिक कोर्सेज। जो आपका इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स है
ये आपको करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर कराता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन कैसे प्रिपेयर करवाता है, ये आपको एसए और प्रेसी के लिए कैसे प्रिपेयर करता है। तो आज जो मैंने आपका आर्टिकल सेलेक्ट किया है, आपका हर मंडे के दिन इंग्लिश फाउंडेशन की क्लास हुआ करेगी। इस फाउंडेशन में हम अखबार में से कोई एक आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे। अखबार के लिए आपको एक लिंक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बच्चों, डॉन ई पेपर का एक लिंक है, इसको आपने ओपन कर लिया करना। यहाँ पे आपके जो दो सेक्शंस हैं, एडिटोरियल और ऑप्शन, इन दोनों को आपने पढ़ा करना है। उसमें से फिर हमने देखना है कौन सा वो है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मंडे को मलिया लोधी, जो फॉर्मर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव रही है यूएन में, वो लिखती हैं, और जो उनकी लिखी हुई चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। तो ये आर्टिकल समझें कि दिस इज, यू कैन से, चंक ऑफ रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर यू, जिसको आपने यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। अब इस आर्टिकल को जब हमने सेलेक्ट कर लिया, मलिया लोधी एक रिनाउंड राइटर होने के साथ साथ एक वेरी सक्सेसिव ब्यूरोक्रेट रही है, वो जिनका बहुत सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जब हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया तो पहला सवाल तो ये कि हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इस आर्टिकल में जो टॉपिक को एड्रेस किया जा रहा है, ये वो टॉपिक है जो हमारे करंट अफेयर में, हमारे आईआर में, हमारे इंग्लिश एसए में, और हर वो पेपर में जिसके अंदर उसने करंट अफेयर को टच करना है, उसमें लाजमन पूछा जा सकता है। सो द टॉपिक इज व्हाई सॉफ्ट पावर काउंट्स। सो हियर माय क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल इज, व्हाट इज सॉफ्ट पावर? बताओ क्या होती सॉफ्ट पावर? सोनिया, एनी आइडिया? दिलीप, हुमैरा, जैन, मोना? कोई मसला नहीं, अगर किसी को अभी आइडिया नहीं है, सॉफ्ट पावर बेसिकली इट्स अ टूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जब ऐसा कोई आर्टिकल आया, आपने सबसे पहले उसका मेन फ्रेज देखना है, उसको आपने गूगल पे सर्च कर लेना है। ये देखिए मैंने आपके लिए गूगल पे यहाँ पे ओपन किया है इसको, ये लें। सो इट्स एन अप्रोच और टूल इंटरनेशनल रिलेशन टिपिकली इन्वॉल्व टू यूज द इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इन पॉलिटिक्स, the particularly in international politics, soft power is the ability to co-opt rather than fight. Simple words में इसको, इस वर्ड को आपके लिए कर दो तो fight. In other words, soft power involves shaping the preferences of other through appeal and attraction. So the soft power is the tool of international relation in which you are going to involve in countries relation by amicable mean, जिसमें आप अपने सफारतकाराना ताल्लुकात को हमवार करने के लिए मोहब्बत भरे पैगामात का इस्तेमाल करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की कॉमन टॉक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पाकिस्तान के में जो चल रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन में, अगर आप इसी की एग्जांपल ले लें, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें तो बाय यूजिंग द सॉफ्ट पावर एज अ टूल, हाउ यू कैन एड्रेस द प्रेजेंट इशू। बताओ जनरली। ये अभी इमरान खान वाले केस की ऑप्शन दे दें, एक पॉलिटिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इंटरनली। इमरान खान वाले केस में इमरान खान इज टोटली यूजिंग इट्स सच ट्यून कि दैट he is going to win this war with power. But in this, if anyone from his party or Imran Khan switch towards the dialogue and sit together to solve the issues, then this is known as soft power. But instead, if we choose the way for, you can say, coming on streets, then this is known as hard power. Clear है या नहीं है?
किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? हार्ड सॉफ्ट पावर क्लियर? अब आगे आ जाइए जी, वो क्या लिख रहा है इसमें, वो क्वेश्चन हो तो अभी भी लिख के पूछ लेना। इंटरनेशनल परसेप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर अ कंट्री रेप्यूटेशन एंड स्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइटिंग में पहला पैराग्राफ की पहली लाइन उसका थीसिस सेंटेंस होता है, जिसमें राइटर ये बता देता है कि वो किस चीज के बारे में बात करने लगा है। So here Maria Lodhi clearly states that Maria Lodhi is going to talk about international perception that is consequential for country's reputation and standing. आपके थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो सेंटेंस आता है उसे क्या कहते हैं? कल मैंने क्या बताया था? फातिमा, उमेरा, अंदलीब, बच्चियां क्लास में थी आप लोग, क्या कहते हैं उसे? सर सपोर्टिंग सेंटेंस। एक्सीलेंट, सपोर्टिंग सेंटेंस। तो यहां पे जो सपोर्टिंग सेंटेंस होगा वो ये है, द डिबेट कंटिन्यूज ओवर द वैल्यू एंड द रोल ऑफ सॉफ्ट पावर in the conduct of foreign policy. Excellent, Andeep, very good. Means the debate continue over the value and role of soft power in the conduct of foreign policy. So mainly Maria Lodhi is going to talk about soft power. What मेन सेंटेंस जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं वो क्या उसने आपकी इंटरनेशनल परसेप्शन, यानी कि जो इंटरनेशनली आपके बारे में अज्यूम किया जा रहा है, समझा जा रहा है, वो कॉन्सिक्वेंशियल होता है, यानी कि उसके जो तासुरात हैं वो असरअंदाज होते हैं कंट्री की रेपुटेशन पे और स्टैंडिंग पे। और फिर उसने बताया कि अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, द डिबेट कंटिन्यूज ओवर द वैल्यू एंड रोल ऑफ सॉफ्ट पावर इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो उसने ये बताया कि डिबेट चल रही है रोल और वैल्यू, रोल के सॉफ्ट पावर का किरदार क्या है और वैल्यू की उसकी अहमियत क्या है इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब आपने काम क्या करना है? आपने पहला काम ये करना है कि जो आपको रजिस्टर बताया था कि रजिस्टर का फॉर्मेट आपने ले लेना है, उस रजिस्टर पे मेरे बच्चों हेडिंग दे लेनी है आपने एक पेज पे डेमोक्रेसी की, और ब्रैकेट में साथ लिख देना पॉलिटिकल पॉइंट्स। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ सर, आप वो रजिस्टर का फॉर्मेट दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैं कर रहा हूं बेटा, आपने रजिस्टर का एक पेज इसके लिए वक्फ कर देना है, जिसके अंदर आपने हेडिंग दे लेनी डेमोक्रेसी, और ब्रैकेट में साथ लिख लेना पॉलिटिकल सेंटेंसेस। अब क्योंकि इस दफा ये टॉपिक पक्का पेपर में आने वाला है, जो हालात चल रहे हैं किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के इस पे पूछा जाएगा, और एग्जामिनर का जो रोना है वो यही है कि आपका एनालिसिस नहीं जॉन से वो मजबूत नहीं है, यू डोंट हैव द सफिशिएंट नॉलेज टू डेवलप योर एनालिसिस। For that, what we are going to do, we are going to choose one day in a week in which we are going to basically develop our arguments and collecting new thoughts of different writers. अब यहाँ पे आप लिख लेंगे डेट डूट, कुछ भी ना लिखें, ना किसी का नाम लिखें, कुछ भी ना लिखें। अगर आपको कोटेशन चाहिए तो उसके लिए आप मलिया लोधी की हेडिंग दे देंगे, ठीक है, और साथ ही लिख देंगे इंटरनेशनल परसेप्शन एंड कॉन्सिक्वेंशियल फॉर कंट्री एंड रेपुटेशन एंड स्टैंडिंग। अब ये मलिया लोधी की कोटेशन है, आपने किसी भी पेपर में यूज करना है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप इसको कोटेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करते, मलिया लोधी नहीं याद रहता, आप इसको अपने तौर पे अपनी वर्डिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही सिनोनिम्स जो वर्ड्स इसने यूज किए हैं इसको अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यूज करेंगे जब भी एग्जामिनर आपको सवाल देगा इंग्लिश एसे में या करंट अफेयर में या इंटरनेशनल रिलेशन में या पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी और सब्जेक्ट में रिलेटेड टू द प्रेजेंट पॉलिटिकल फिनोमेना और प्रेजेंट पॉलिटिकल अरीना अराउंड द ग्लोब और on your domestic stage. So now come again, what examiner going to write, what writer is going to write in this paragraph. It has long been acknowledged that international perceptions are consequential
to a country standing and even its geopolitical plot in global affairs. अब एक चीज नोट करें, 2 सेंटेंसेस में उसने बता दिया आपको कि उसने किस बारे में बात करते हैं। जहां पे उसने अपनी फॉर्मल डिस्कशन का आगाज किया, ये आपकी मेन बॉडी है। यही पैटर्न आपके कामयाब ऐसे का है जिसमें आप नंबर गेनिंग और आंखें बंद करके पास होने वाला ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक पे उतरना होता है। 2 सेंटेंसेस ही आपके पूरे पैराग्राफ का निचोड़ होते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा है, इट हैज लॉन्ग बीन एक्नॉलेज्ड दैट इंटरनेशनल परसेप्शन आर कॉन्सिक्वेंशियल टू अ कंट्री स्टैंडिंग एंड इवन इट्स जियोपॉलिटिकल प्लॉट इन ग्लोबल अफेयर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि इसने एक चीज का आर्गुमेंट दिया है विदाउट एनी फैक्ट। अगर ये कोई आर्गुमेंट देगा तो एग्जामिनर इसको क्या कहेगा कि आपकी ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर आप देखें, मैं भी आपको दिखाऊंगा एग्जामिनर रिपोर्ट, उसका ये रोना बहुत बड़ा है कि जी स्टूडेंट्स की जनरलाइज स्टेटमेंट होती है। क्या है कि इतना लिख के खत्म कर देते हैं। मलिया लोधी जैसी राइटर भी लिख रही है तो आगे दी एविडेंसेस, यानी कि वो उसके प्रूफ दे रही है कि मैं ये बात कैसे कर रही हूँ। द एविडेंसेस compelling that when soft power is deployed as an integral part of the country diplomatic strategy, comma, it pays rich dividends by building trust and influence. Excellent sentence. अब ये उसने अपनी बात का आर्गुमेंट दिया है कि मैं जो ये कह रही हूं कि जो कॉन्सिक्वेंशियल है, ये क्यों कॉन्सिक्वेंशियल है आपकी जो इंटरनेशनल परसेप्शन है। उसने उसकी एग्जांपल दी कि जब कोई कंट्री सॉफ्ट पावर को एज अ टूल यूज करती है अपनी फॉरेन पॉलिसीज में, तो उससे क्या होता है, उससे उसका जो है वो ट्रस्ट बढ़ता है और इन्फ्लुएंस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना का मॉडल उठा के देख लो। चाइना इस टाइम क्या कर रहा है, चाइना ग्लोबल अफेयर में किसी के साथ वॉर को पहली प्रायोरिटी नहीं रख रहा। चाइना इज completely focusing on its economic development, and what China is going to do is China is adopting the soft power policy in their foreign relations. Is it understandable or not? अगली बात भी देख लें उसकी। This comma in turns comma helps that country to improve, effectively promote its foreign policy goals. States that earn respect from other conduct benefit from the soft power effect that enhance their global reputation. अब अमेरिका जौन सा है, उसने दुनिया पे कितनी कंट्रीज पे हमला किया, सुना हुआ ना आपने। उसने चाइना के साथ कोल्ड वॉर चल रही है तो उसमें भी कोई ना कोई इंटरेक्शन इस तरह कर रहा है कि चाइना के साथ नेबर कंट्रीज जौन से उनको बाय पावर जौन से वो अपने साथ जौन से वो अडॉप्ट करना चाह रहा है। इराक पे उसने हमला किया, अफगानिस्तान पे उसने हमला किया, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक उसने किए, वेरियस दुनिया में आपको एग्जांपल मिलती है बाय यूज ऑफ पावर। उससे क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूसली उसका इमेज जौन सा वो डेटोरेट हो गया। इसके बरक्स चाइना ने क्या किया, चाइना फोकस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चाइना यूज्ड द टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। मईशत पे बात की, कंट्रीज को साथ अलाइन किया। आज हुआ क्या है कि चाइना इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग हो गया और हर कंट्री की मजबूरी चाइना बन चुका है। सो क्या हुआ कि ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस दोनों जौन सा है चाइना का बड़ा है और अमेरिका का नहीं बड़ा। क्लियर है पैराग्राफ या नहीं क्लियर? नहीं क्लियर दोबारा पूछो, 100 दफा पूछो। यस और नो कर दे फिर मैं आगे जाना है। खामोशी को क्या समझो, यस होता है खामोशी के नो होता है? सर क्लियर है। क्लियर है। बाकी अंदलीब एंड उमेरा, वेरी गुड। अब आपने अगला काम क्या करना है, मैंने आपको एग्जांपल क्या दी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है चाइना और अमेरिका की। उसी पेज के ऊपर ये दोनों वर्ड्स भी लिखे कि हार्ड पावर एग्जांपल, रोल ऑफ यूएस ऑन ग्लोब by intervening by force,
ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड हो रहा है उसके लिए बाप के। सॉफ्ट पावर की एग्जांपल लिखें, रोल ऑफ चाइना ब्रैकेट में लिख दें, डेवलपिंग देयर इकोनॉमिक टाइज अराउंड द ग्लोब। अब इस चीज को आगे फर्दर वो आर्ग्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आगे डिस्कस कर रही है। एक पैराग्राफ और मैं आपके साथ करता हूँ, बाकी अभी आप खुद पढ़ेंगे। इन द रिसेंट आर्टिकल इन द फाइनेंशियल टाइम्स, अब देख लें आपसे पाकिस्तान के अखबार पढ़े नहीं जाते, आपने वो लेकिन रोल ऑफ चाइना वाला, जी जी, वो सॉफ्ट पावर की एग्जांपल लिखनी है आपने कि चाइना जौन सा है उसका रोल देखें ग्लोब में, पूरी दुनिया में, कि वो इकोनॉमिकली अपने रिलेशन बिल्ड कर रहा है, उससे उसको क्या फायदा हो रहा है, उसकी रिप्यूटेशन भी इंप्रूव हो रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है कि चाइना के ऊपर कंट्रीज का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ईरान के अंदर, ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में किसने किरदार अदा किया है, बोलो खुद बोलो। चाइना। चाइना ने ना। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, ये चीज है जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। अब देखें मलिया लोधी और भी इंटरनेशनल जर्नल्स को स्टडी कर रही है। मलिया लोधी ने क्या लिखा है इन द रीसेंट आर्टिकल इन फाइनेंशियल टाइम्स, यानी कि मलिया लोधी फाइनेंशियल टाइम्स को भी पढ़ रही है, द वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट। अब देख ले उसको भी अपने आर्टिकल में रेफरेंस लेने की जरूरत है। तो मेरे बच्चों, जब आपको मार्केट से आउटडेटेड थक्कड़ किताबें लेके बातें लिखाएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा? जो मलिया लोधी जैसे राइटर को पढ़ता है, और मलिया लोधी भी अपनी बात को विद आर्ग्यूमेंट्स विद प्रूफ करती है, या आप बगैर किसी प्रूफ के हवा में तीर चलाएंगे तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर देगा? ये वो चीजें जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं और कोई इदारा इस पर काम नहीं करवाता। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं सब अपनी किताबें छाप के उन्हें बेचने पे लगे हैं, और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल लेके चल रहे हैं। स्किल सेट अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं कर रहे। और अल्लाह का करम है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि हम लोगों का वो एक मॉडल नहीं है जिसको हमको प्रसू कर रहे हो, बस अल्लाह का करम है कि हम इस इदारे को लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हम आपकी स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सीखा होगा या एक हफ्ते में सीख जाओगे। So in the recent article in the Financial Times, the well-reputed journalist Janish disputed this and claimed that the one influential concept looks dated in the world where hard power counts ever more. अब देख लें कि इसने कितनी मुश्किल अंग्रेजी को आपके लिए आसान इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, जहां से उसने पढ़ा था उसको फिर उसने री एक्सप्लेन किया आपके लिए। He cites the example of countries such as Australia and South Korea, who had long relied on the projection of cultural attraction to build their reputation, but were now turning to hard power as the result. अब ये एग्जाम्पल दे रहा है आपको डिफरेंट कंट्रीज की, जिन्होंने पहले इरादा तो यही किया था कि वो सॉफ्ट पावर से अपनी कल्चरल इंटरेक्शन से लेके आएंगे। जैसे लाइक अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ें तो वहां पे जो लिबरलिस्ट अप्रोच थी लिबरलिज्म वालों की, उन्होंने वो इरादा किया था। लिबरलिज्म वाले कहते थे कि वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ल्ड डिस्प्यूट एमिकेबली, जबकि रियलिज्म वाले कहते थे कि यू कांट डू इट विदाउट पावर, सिंपल। ठीक है, तो अब आगे मलिया लोधी ने क्या डिस्कस किया है? मलिया लोधी ने इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस ये किया है कि उसने इस दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया है और ये बताया है कि किस कंडीशन में हार्ड पावर रिक्वायर्ड है और किस कंडीशन में सॉफ्ट पावर रिक्वायर्ड है। अब मेरे बच्चों आपके पास हैं 20 मिनट। आई एम गोइंग टू कम बैक ऑन स्क्रीन ऑन 9:05 now it's 8:45. You have 20 minutes. You are going to read as many paragraphs as you can. 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, और अपनी वर्डिंग में वही प्रेसी को ज़हन में रखते हुए जो चीज समझ में आए उसके ऊपर 4-5 पॉइंट्स लिख लो। कर लेंगे? हुमैराज एंड अदलीब यस बेफिक्र होकर लिखना है। गलत Yes, लिखें सही लिखें कोई टेंशन नहीं, गलत होगा मुझे ठीक करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे हम आए हैं।
ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके सामने है, यही मैंने आपके स्क्रीन के सामने इसके पैराग्राफ खोले हुए हैं। इसको मजीद मैं थोड़ा सा आपको, ये आप खुद भी निकाल सकते हैं, वही जो मैंने आपको लिंक बताया वहां से। ठीक है, ये आप 2-3 पैराग्राफ ले लें जिस पे काम कर रहे हैं अभी आप। ये साइज ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सुनिए, आर्टिकल ग्रुप में भी शेयर कर लो इनसे। सर किया हुआ ग्रुप में। लो बस ठीक है, खोलो मेरे बच्चों, 20 मिनट्स बाद आपसे मुलाकात होती है। सुकून से इसको पढ़ो, अपने वर्ड्स में लिख लो। जो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं 20 मिनट्स में, दैट्स ऑल्सो फाइन।
जी स्टूडेंट्स, कर लिया? सोनिया, हुमैरा एंड दिलीप। सर ऑलमोस्ट बस लास्ट पैराग्राफ रह गए। गुड। क्या पढ़ा जी, बताएं। क्या बताऊं? जी जी आप बताएं। ओके सर, इसमें जो आपने एक्सप्लेन कर दिया था उसके बाद उसमें जो है राइटर ने डिस्कस किया है अबाउट सॉफ्ट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर and how we can use soft power to complement our hard powers, and that's basically called smart powers. Example उसने दी है एक अमेरिकन स्कॉलर है जोसेफ नाई, जिसने बेसिकली सॉफ्ट पावर के नोशन को इंट्रोड्यूस किया। After that, she gave the example of China, who played its role in mediation between Iran and Saudi Arabia. उसके बाद सिंगापुर की एग्जांपल दी है, कतर की एग्जांपल दी है, और फिर उसने एक रैंकिंग डिस्कस की है दैट वाज बीइंग कंडक्टेड बाय अ लंदन बेस्ड कंपनी, जिसमें सिंगापुर की और कतर की रैंकिंग 21 और 24 है द टॉप, और चाइना की, और उसने जो पाकिस्तान की रैंकिंग शो की है वो मतलब आई थिंक 84 85 इस तरह किसी नंबर पे है, जिसकी वजह से उसने कुछ रीजंस डिस्कस किए हैं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है या हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो सर्टेन स्टेप्स नहीं ले रही अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करने के लिए, और विच इज लीडिंग टू जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी अफेक्ट कर रहा है और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। जी, और दिलीप आप कुछ इसमें ऐड करना चाहो, ये जो आपने पढ़ा आप बताना चाहो? सर इसमें उसने साथ ये भी बताया ना कि सिर्फ सॉफ्ट पावर को यूज करके एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती है। अगर वो सिर्फ सॉफ्ट पावर को करेगी तो बीच में उसका हार्ड पावर भी उसे यूज करनी पड़ेगी। और जैसे एग्जांपल दिया चाइना की और सिंगापुर और कतर की, इन्होंने सॉफ्ट पावर को यूज करके साथ साथ अपनी हार्ड पावर को भी एक्सीलेंट उनको एक्सीलेंट, एडवांस वेरी किया है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि सॉफ्ट पावर से उन्होंने कंट्रीज के साथ अपना एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, अपना ट्रस्ट बहाल किया है, उसके साथ साथ अपनी वर्थ को इतना अचीव किया है कि वो बैलेंस ऑफ पावर भी क्रिएट कर सकें। तो ये एक नया फिनोमेना आपके लिए, बैलेंस ऑफ पावर, ये भी लिख लें। बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली टूल है इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसमें एक कंट्री जो कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी दूसरी कंट्री की जिससे उसका मुकाबला है, तो वो इधर बाय अलाइनमेंट और बाय अचीविंग सच गोल्स वो अपनी पावर को बैलेंस कर लेती। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं उसके इकोनॉमिक टर्म्स में, उसके सोशल टर्म्स में, उसके पॉलिटिकल टर्म्स में, बट आपका न्यूक्लियर वेपन ऐसा है कि आप इस टाइम देखें तो इंडिया आपसे उतना ही डरता है जितना अमेरिका से डरता है। Means you are the neighbor, immediate neighbor, and you can give a great bad influence to the neighbor state. जी मेरा, आप कुछ ऐड करना चाहो? यस सर। जी बताएं बेटा। सर इसमें ये कहते हैं सॉफ्ट पावर जो है कि वो मतलब हार्ड पावर से हम रिप्लेस मतलब कि फॉरगेट उसको नहीं कर सकते, कि नहीं कर चेंजेबल नहीं सकते। कर सकते। वेरी गुड। और इसमें एक और बात भी है कि मतलब जो वो है फेमस वो स्कॉलर है अमेरिकन, वो कहते हैं कि दूसरों की राय से जो सॉफ्ट पावर होती है उनको उसको डिफाइन किया कि दूसरों की राय लें, मतलब उनके बिलीव्स उनकी एडवाइसेस से जो है हम लोग कर सकते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि 20 मिनट में आप लोगों ने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है? सच्ची सच्ची बताएं, अगर आप घर में खुद पढ़ लेते होते तो इतनी देर में आपने इस आर्टिकल को कर लेना था कवर। कि एक नाम है सॉफ्ट पावर जो जिंदगी में आपने कभी सुना नहीं था, क्या उसमें इतनी ग्रिप हो सकती है इतनी देर में? कभी सोचा था? नो सर, नहीं सर। तो अब मुझे बताओ मेरे बच्चों कि मुश्किल क्या है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें करवाया नहीं जाता। गलती क्या होती है? अब देखें यहाँ तो मैंने आपको 20 मिनट में करवा लिया। अगर मैं आपको ये कहता ना कि ये बेटा आपसे मैंने अगले हफ्ते मंडे की क्लास में पूछना है, आप में से किसी ने कुछ नहीं करना। जब मैंने आपके साथ रिसर्च करवाई, आपको बताया, विद एग्जाम्पल समझाया, 20 मिनट लगे हैं कि सबसे मुश्किल आर्टिकल जो आज के न्यूज़पेपर का था वो इस टाइम आपके टिप्स पे, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसा है या नहीं है? यस सर, ऐसा ही है।
तो इतनी सी गेम है, कोई मुश्किल है CSS। अब अगला काम आपने क्या करना है, मैंने अपना नंबर भी आपको चैट बॉक्स में सेंड किया है, आपकी जो ग्रुप्स हैं उनमें भी मौजूद हूँ, सोनिया आपकी क्लास की जो उनसी CR होंगी, शान आपके पास कोऑर्डिनेटर भी है। आपने आज ही रात रात में जो पढ़ा है ना, कच्चे पक्के अल्फाज में जैसे आपका दिल करे, इस पे आपने मुझे एक पैराग्राफ लिख दें, 2 लिख दें अपने अल्फाज में, ठीक है, और वो आपने सबमिट करवाना है, चाहे मुझे डायरेक्ट भेज दें चाहे सोनिया को भेज दें। सोनिया आपकी CR होंगी क्लास की, ठीक है। सोनिया हमारी इस्लामाबाद की कोऑर्डिनेटर भी हैं, खुद भी CSS स्पेशल की प्रिपरेशन कर रही हैं। सोनिया आपके साथ मौजूद रहेंगी। तो ये काम करके मेरे बच्चों आपने सबमिट करवाना है, इधर इन योर क्लास ग्रुप और डायरेक्टली टू मी और योर CR और योर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, जिसको चाहो कर लेंगे। यस सर, एक्सीलेंट। अभी रात में ही करना है या कल दिन को करवा सकते हैं कल सबमिट? मेरा भूल जाना आपको, मैंने कहा ऐसी रफ वर्ड लिखना है, कोई आपने इसके लिए कुछ नया पढ़ना नो तो सर, नहीं। अगर रात को कर लें, नो रात को अगर लिख के रख लें और दिन को कल अगर आपको सबमिट करवा दें। आपकी मर्जी है, वो भी एक ही जैसी बात है। लेकिन ये कि कहने का मतलब ये कि आपने इन्हीं को 12-14 घंटों में सुबह उठ के लिखना चाहो और आर्टिकल दोबारा पढ़ के, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन ये कल क्लास से पहले मैंने चेक करके आपको बताना है कि आपने क्या किया उसमें, ओके सर। फिर ये सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा कभी, ठीक है। और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने लिए हैं सोनिया, जैसे मैंने आपको रजिस्टर मेंटेन करवाया, ये सारे वहां पे लिख लेने बेटा आपने, जी ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, इसकी रेटिंग, इसकी एग्जांपल, ये सब कुछ आपने वहां लिख लेना। और ये समझो कि आपने एक पहला टॉपिक की प्रिपरेशन की तरफ कदम बढ़ा दिया मेरे बच्चों। तो लेट्स गो टू अनदर क्लास। इस लिंक को बंद करते हैं और दूसरे लिंक में चलते हैं, मेरे ख्याल से आपके ग्रुप में आ सर गया हो। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 उमेरा सर पूछे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही बेटा। सर पूरे आर्टिकल को 1-2 पैराग्राफ में हम लोगों ने समराइज करना है। नहीं, पूरे आर्टिकल को आप पढ़ें, उसका 1/3 जो से आप दे दें, ठीक है। यानी ओके एग्जाम्पल से सर। एग्जाम्पल निकाल के जो जितना लिखा जाए ना वो लिख लेना, 20 लाइनें, 30 लाइनें, 5 लाइनें, जो लिखा जाए लिख लेना। एक दफा हाथ तो खुले ना, लिखने की तरफ आए तो सही हम, ओके सर। ठीक है। चलें जी, सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज।